दोस्तों, मैं एसएससी स्टूडेंट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टूडेंट मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। ये हमारी परसेंटेज शीट 2 की सेकंड क्लास है, ओके। लेकिन परसेंटेज की हमारी 10वीं क्लास है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे पहले हमने 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उन क्लासों में हमने शीट 1 को कंप्लीट किया था और शीट 2 के 20 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। आज हम 21 प्रश्न देखेंगे। यदि आपने हमारी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलो बिना देरी करते हुए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। ये तो हमने करा दिया। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 80% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो व्यक्ति दे रखे हैं, दो ए और बी। ए की जो इनकम है, ओके, ए की इनकम दे रखी है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, ओके। यदि बी की आय 5 है तो ए की आय होगी 2। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर, मतलब ए का व्यय एक्सपेंडिचर, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। ए का व्यय मतलब खर्च बी के व्यय का 60% है, मतलब कि ओके। यदि ए की आय, इन दोनों रेशियो में कोई रिलेशन नहीं है, ओके, इन दोनों रेशियो में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तीसरी लाइन में दिया हुआ है यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। ये इन दोनों में रिलेशन ढूंढेगा। यदि ए की आय मतलब 2, बी के खर्च मतलब 5 के 70% के बराबर है, ओके। सबसे पहले हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खर्च को बराबर करने के लिए हमें ऊपर भी जो ए की आय दे रखी उसको और बी के खर्च को हमें करना पड़ेगा बराबर। सबसे पहले बराबर करने के लिए हम ऊपर करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, ओके, नीचे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ओके। फिर इसमें दिया हुआ है ए के जो आय है बी के खर्च का 70% है। ए की जो आय है 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7 बटे 10, ओके। ऊपर करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई और नीचे करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, ओके। देखते हैं फिर जो नया रेशियो क्या आता है, इनकम एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम रेशियो को रेशियो से काटते हैं। 5 से ये 2 बढ़ गया, 5 दूनी 10, ओके। 7 बचा, 7 दूनी 14 रेशियो 7 पंजे 35, ओके। 4 3 12 है रेशियो 5 दूनी 10, ओके। 2 दूनी 4 20 है, क्योंकि 2 दूनी 4 4 पंजे 20, सही है, ओके। अब इन दोनों का रिलेशन आ गया इनकम और एक्सपेंडिचर का। अब इन आपस में घटा सकते हैं। तो पूछा है ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। ए का इनकम क्या है 14 और एक्सपेंडिचर में खर्चा क्या है 12 है। तो 14 में से 12 गए तो क्या बचा 2, ओके। रेशियो 35 में से 20 गए तो 15, इसमें जो अनुपात है 2:15, ओके। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ। सबसे पहले हमें ए की इनकम और बी का खर्चा सेम करना पड़ेगा, जिससे हम रेशियो को इसमें संबंध स्थापित कर सकें। ए और बी, ए की इनकम दे रखी है 60% कम बी है, ओके। 60% का मतलब ए की इनकम 40 है, 40 बटे 100 मतलब 2:5 हो गया। ए का एक्सपेंडिचर 60% है, 3:5 हो गया, ओके। आगे दिया हो यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है।
हमें इसको 70% जब करना पड़ेगा जब इनके दोनों का रिलेशन स्थापित कर लेंगे, मतलब बराबर करने के लिए हमने 5 से ऊपर मल्टीप्लाई की, 2 से नीचे की। 2 से इसलिए नीचे की क्योंकि यहाँ हमें 10 लाना है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, मतलब ए का मान, ए की आय और बी का एक्सपेंडिचर हमें सेम लाना है, इसलिए ऊपर 5 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, फिर इसमें प्रश्न में दे रखा है यदि ए का आय बी के खर्च का 70% है तो 70% फ्रैक्शन वैल्यू से 7/10, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करी, नीचे 10। ये इसलिए करी, प्रश्न में दिया उसका जो रेशो है 7:10 है। यदि हम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 को और 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 को करेंगे तो इसका 7:10 ही आएगा। ओके, क्योंकि 5 2 से 5 2 कट गया, 7:10। यही प्रश्न स्थापित करना चाह रहा था। ओके, और रेशो में 5 से 2 बार कट गए, 7 दूनी 14 अंदर मल्टीप्लाई करिए, 7 पंजे 35 हो गए, 2 दूनी 4, 4 के 12 और 4 पंजे 20। ओके, 2 रेशो, जब 14 में से 12 गए तो 2, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर का सेविंग तो बचेगी, यहाँ इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो सेविंग 2 बची, सेविंग 14 में से 12 गए तो 2, 15 में से 20 गए तो, सॉरी 35 में से 20 गए तो 15। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है ए की आय बी की आय का 80% है। ए की आय, ए 2 रेशो देख रखे हैं, ए की आय बी का 80% है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। ओके, ए की आय, ए की इनकम है बी का 80% है। यदि बी की आय 5 है तो ए की आय 4 है, और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। ए का जो एक्सपेंडिचर है बी के व्यय का 60% है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। यदि बी का एक्सपेंडिचर 5 है तो ए का एक्सपेंडिचर 3 है। और दिया हुआ यदि ए की आय बी के व्यय का 90% है, ए की आय बी के व्यय का 90% है। सबसे पहले हमें ए की आय और बी के व्यय को इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे 4 से, ऊपर करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे 4 से, क्योंकि अब करेंगे तो 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। अब प्रश्न में जो दिया हुआ तीसरी लाइन, यदि ए की आय बी के व्यय का 90% है, 90% का मतलब होता है 9/10। हमें नीचे तो 10 लाना है, मतलब कि व्यय को 10 बनाना है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और जो इनकम है उसको 9 बनाना है, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, समझ में आया कुछ? 5 से 2 कट गए, जो नया रेशो आया इन दोनों का 9 चौक 36, 9 पंजे 45। हो गए, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। ओके, ये तो इनकम है एक ही, और ये एक्सपेंडिचर है का 30। इसी जो सेविंग आई तो वह इन दोनों का माइनस, तो 12 और यहाँ बचा 5, फिर रेशो 5 आया। लेकिन इसमें दिया है तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की बचत बी की बचत से कितना अधिक है? प्लस 6 यूनिट। किससे अधिक है? 5, मतलब बी से मल्टीप्लाई 100%। 5 से ये 20 बार करा, 6 दूनी 12, 120। ओके, इसे गड़बड़ कर दिया, 5 2 सही है। ओके, तो 7 अधिक है, 5 से 7 अधिक है, मैं गलत कर रहा हूँ। 7 दूनी 14। ओके, 140%। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है ए और बी क्रमश अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, ए और बी क्रमश अपनी आय का 60% और 75% खर्च करती हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। ये दोनों रिलेशन दे रखे हैं ए और बी के, किसके दे रखे हैं? शेयरिंग के। कितना देख रखा है?
ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक, 20% फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5। ओके, यदि बी की बचत 5 है, ओके, यदि बी की बचत 5 है तो ए की बचत होगी 6। ओके, और दे रखा है इसमें ए की और बी क्रमश अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना है 40%। ओके, और 40% की फ्रैक्शन मतलब 40% बचा रहा है, तो लेकिन पिछले में कितना बचा रहा है 6 बचा रहा है, लेकिन 20 ओके बराबर हो जाएगा 3। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 5 से 15। तो ए की जो इनकम आई, ओके, ए की जो इनकम आई वो आई 15 है। ओके, इसी प्रकार बी 75% खर्च कर रहा है लेकिन बचा कितना 25%। 25% बचा, लेकिन 25% की वैल्यू कितनी है 5, 25 चौका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 100%, 520। ओके, ये लेकिन जो बी है वो 20 रुपये कमा रहा है। तो उसने पूछा तो ए और बी मतलब ए को आय बी की आय से कम क्या कर रहा है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ओके, कितनी कम है इसकी आय -5, कितने पर कम है 20 पर। ओके, मल्टीप्लाई 100, 20 से 5 हो रहा है, 20 से 5 25%। ओके, ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसकी जो रेशियो दे रखा है, रिलेशन दे रखा है इनका, इनकी बचत का रिलेशन दे रखा है। यदि ए की बचत बी की बचत में 20% अधिक है, यदि ए मानो कमा रहा है 5 क्योंकि 20% का रेशियो होता है 1/5, यदि बी की जो बचत है 5 है और ए की बचत है 6। ओके, इसमें दे रखा है ए और बी क्रमश अपनी आय का 60% मतलब ए 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 40%। 40% की जो बचा रहा है वो सेविंग कर रहा है वह किसके बराबर है 6 के बराबर, तो 20% 3 के बराबर है। इसे 100% बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 दिया 15 मतलब ए कमा रहा है 15 रुपये। इसी प्रकार बी की जो सेविंग है 5 है लेकिन 75% वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना 25%। 25% की वैल्यू होगी 5 तो 25 चौका 100% की वैल्यू होगी 20। इसलिए बी की जो इनकम आई 20 आई, जब बी की इनकम 20 आई तो कितने अधिक है उससे 5/20 मल्टीप्लाई 100, 25%। ऑप्शन नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। यदि अमला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है, अमला की आय बिमला की आय से 20% अधिक है। ओके, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 के बन जाए 100 1/5। यदि बिमला की आय 5 है तो अमला की आय 6 है। ओके, और कमला की आय बिमला की आय से 20% कम है। कमला की आय, एक व्यक्ति देखा कमला की आय बिमला की आय से 20% कम है। यदि बिमला की आय, यदि कमला की आय अमला की आय बिमला की आय से 20% अधिक है। ओके, और कमला की तुलना में 20% कम है। 20 से 100 1/5। यदि कमला की आय 5 है तो अमला की आय 4 है। ओके, रिलेशन दे रखा है अमला और बिमला में, अमला और कमला में। ओके, अमला के दोनों तरफ संख्या अलग है लेकिन इसको इक्वल करने के लिए ऊपर कम है 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे करनी पड़ेगी 3 से। ओके, जैसा नया रेशियो आया 4 से 12 रेशियो 5×10 रेशियो 15। आगे दिया हुआ है अगर कमला की आय 4% कम हो जाती है, यदि कमला की आय 4% कम हो जाती है माइनस के 4% कम हो जाती है, 15 चौका 60, 4% कम होने का मतलब है 0.6%। ओके, माइनस के 0.6% कम हो रही है तो बच कितना रही है इसकी आय 14.4। ओके, और आगे दिया हुआ है और बिमला की 10% बढ़ जाती है। यदि बिमला की 10% बढ़ रही है, ओके, तो मतलब कि 1 यूनिट बढ़ रही है। ओके, 1 यूनिट बढ़ रही है तो कितना बढ़ी 11। तो कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत में अधिक है। कमला की आय बिमला की आय से कितना अधिक है। ओके, यह इससे अधिक है
11 से 14.4 मतलब कि 3.4 अधिक है। ओके 11 से। ओके 3.4 बटे 11 मल्टीप्लाई 100 34 340 बटे 11 11 थी 33 1 0। ओके लगभग 31 के आसपास ही आएगी। ओके क्योंकि 30 से अधिक होगी और 32 से कम होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, यह अलग न्यू प्रकार का प्रश्न है। ओके अलग प्रश्न। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा शुद्ध आय बराबर होता है हमारी आय माइनस की कर। ओके नेट इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस के इनकम टैक्स। ओके जैसे मानो कोई व्यक्ति की आय है, इनकम है 30,000 रुपये। ओके यदि वह टैक्स दे रहा है 4,000 रुपये का। ओके यदि वह टैक्स दे रहा है 4,000 रुपये का, जो इसकी नेट इनकम आई, ओके जो इसकी शुद्ध आय आई वो आई तुम्हारी 26,000 रुपये। ओके समझा? शुद्ध आय होती है इनकम माइनस के इनकम टैक्स। ये आपको मुझे समझाना था। इनकम मानो किसी की 30,000 है, इनकम टैक्स उसका 4,000 दे रहा है, और इनकम जो मतलब नेट इनकम आई उसकी 26,000 आई। यदि उसमें नेट इनकम कितना हुआ, मतलब इनकम टैक्स कितना हुआ 4,000, कितने पर है वो 30,000 पर। ओके मल्टीप्लाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। 40 बटे 3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3 एकम 3 3 3 9 13 से 1 बटे 3 के आसपास आएगी। ओके मुझे इनकम दर होगी 13 से 1 बटे 3 के आसपास होगी। यदि मानो उसकी जो इनकम है पहले 30,000 रुपये थी, सॉरी इनकम थी, यदि इनकम पहले उसके 30,000 रुपये थी, जो कि पहले 4,000 रुपये टैक्स दे रहा था, तो उनकी उसकी शुद्ध आय कितनी हुई? शुद्ध आय उसकी 26,000 रुपये। ओके इन दोनों का घटा के यदि उसकी आय आज भी 3,000 रुपये है, 30,000 रुपये, लेकिन उसकी जो इनकम टैक्स है वो दर बढ़ रही है, बढ़ने के कारण वह 6,000 रुपये जमा कर रहा है। ओके तो उसका जो शुद्ध आय है में घटाएगा, कितना हो जाएगा? घटकर वो 24,000 हो जाएगा। अब देखोगे 4,000 से यदि उसकी इनकम टैक्स बढ़ा तो नेट इनकम कम होगी। ओके यदि नेट इनकम बढ़ेगी तो इनकम टैक्स कम होगा। ओके ये आपको ध्यान रखना है। यदि नेट इनकम बढ़ेगा तो इनकम टैक्स घटेगा, यदि इनकम टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ेगी। ओके चलो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 ये इसी प्रकार का प्रश्न है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी की गई तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। शुद्ध आय मतलब कि आयकर होता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई। ओके बराबर हो जाएगी शुद्ध आय मतलब नेट इनकम में 1% की वृद्धि हुई। यही तो मैंने आपको समझाया था। जितनी इनकम टैक्स में वृद्धि होगी ओके और नेट इनकम में कमी होगी वो आपस में बराबर होंगे। आयकर में 19% की वृद्धि हुई, नेट इनकम में 1% की कमी, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने पिछले बताया था ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि यदि इसमें बढ़ोतरी हो रही है तो इसमें कमी होगी, इसमें कमी हो रही है तो इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें कमी होगी। तो नेट इनकम सॉरी इनकम टैक्स मल्टीप्लाई 9%, 19% इज इक्वल टू नेट इनकम बड़ा हो जाएगा 1%। ओके इनकम टैक्स बटे नेट इनकम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/19। तो शुद्ध आय आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर कितने दर पूछ रहा है।
यदि हमारी जो इनकम है, नेट इनकम इतनी है और इनकम, नेट इनकम मतलब शुद्ध आय हमारी 19 है, टैक्स दे रहे हैं 1 का, तो हमारी इनकम कितनी होगी? इनकम होगी नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। ओके, कितना दे रखा है? 19 प्लस 1 बराबर 20। ओके, तो आय का किधर पूछिए, हम एक टैक्स दे रहे हैं कितने पर? इनकम। इनकम कितने बार? 20 मल्टीप्लाई 100, 5% हो गए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 आया समझ में? प्रश्न नंबर 26 भी इसी प्रकार का प्रश्न है। आयकर की 22% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय में 3% कम हो जाता है। ओके, यदि आयकर में, इनकम टैक्स में 22% की वृद्धि हो रही है, ओके, तो शुद्ध आय में मतलब नेट इनकम में 3% की कमी हो रही है, 3% की कमी हो रही है। तो परसेंट से परसेंटेज कट गया, इनकम टैक्स बटे नेट इनकम इजिकल टू हो जाएगा 3/22। तो इसकी इनकम कितनी आई? इनकम होती है इसकी नेट इनकम प्लस की इनकम टैक्स, बराबर हो जाएगा। नेट इनकम कितनी? 22 प्लस के टैक्स कितना है? 3 बराबर 25। ओके, तो आयकर की दर ज्ञात करनी है हमने। आयकर की दर इनकम टैक्स बटे इनकम, इनकम टैक्स बटे इनकम मल्टीप्लाई 100%। इनकम कितनी हमारी? 3 इनकम टैक्स, और इनकम कितनी दे रखी? 25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौका और 4 से 12। ओके, 12%। ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिला की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। तो गांव की जनसंख्या 10,482 हो गई। तो पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? ये है तुम्हारा परसेंटेज ब्रेक मेथड, परसेंटेज ब्रेक मेथड। ओके, इस मेथड में ये होता है, जैसे मानो कोई वस्तु में, जैसे मानो आर है, आर मतलब कोई भी चीज है, आर में 10% की वृद्धि हो रही है, एस में 9% की वृद्धि और टोटल वृद्धि हुई 90 रुपए की। ओके, मानो टोटल वृद्धि हुई 90 रुपए की, तो इसका मतलब है आर में 9% की वृद्धि हुई और प्लस 1% की वृद्धि हुई होगी। ओके, समझ में? इस प्रकार हमें इसी तरह करना हो। चलो देखते हैं प्रश्न के अनुसार। एक गांव की जनसंख्या 98,000 मतलब 98 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8%, पुरुषों की आबादी मतलब मेन, मेल प्लस फीमेल कितने थे? पहले थे 9800, लेकिन कुछ वृद्धि के कारण, कितनी वृद्धि उसमें? मेन इनमें हुई थी 8% वृद्धि। ओके, 8%, और फीमेल इनमें कितनी हुई थी? 5% वृद्धि। ओके, लेकिन कुल वृद्धि के बाद इसकी जो जनसंख्या हुई थी वह हो गई थी 10,458। ओके, ये समझ में। लेकिन कितनी बड़ी? ये तो टोटल बड़ी थी, कितनी बड़ी टोटल? 858, 14 में से 8 का तो 658 बड़ी थी। ओके, कितनी बड़ी थी? 658। प्रश्न के अनुसार यदि जब मेन की परसेंटेज 8 बड़ी है तो इसे ब्रेक करेंगे 5% प्लस 3% हो गए। तो इसका मतलब है जो कुल जनसंख्या है उसकी जो 5% तो मेन की बढ़ी है, पुरुष की बढ़ी है, मतलब 9800 का 5% तो बढ़ी ही बढ़ी है।
तो अर्निंग निकालेंगे 9800 का 5%, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 8 × 40 कीजिए, वहाँ से 4, 9 × 5 45, 45 और 4 हो जाएगा तुम्हारा 49, मतलब 490। 490 तो दोनों की सेम बढ़ी है। ओके 400 तो कितनी बढ़ी? ओके तो 658 में से 490, 8 6 1 मतलब 168। 168 अतिरिक्त बढ़ी है। किसकी बढ़ी है? 168 बढ़ी है अतिरिक्त मेनू की जो संख्या है 3%। ओके तो जब मेनू की जो संख्या 3% बढ़ी है ना, उसकी 168 है, मतलब कि 3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई, 3% की जो वैल्यू आई वो बनी 168। 1% की कितनी हुई? 1% की हुई 5 × 15, 5 × 15 और 3 × 18, 100% हुई, 12 बजे 3600। ओके सॉरी 3 बजे 15, 56 हो गए, 5600, मतलब जो मेन है वो है 5600 और फीमेल कितने हुए? 9800, 5600 गए तो 9800, 56 गए तो ये 2 42। ओके तो इसमें पूछा है इसमें से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी, इसी की पूछा मेन की। ओके ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया। आया समझ? यहाँ तो दोबारा देखो, दोबारा समझाते हैं। पहले मैन और फीमेल जो थे गांव में 9800 थे। ओके जब मैन की संख्या 8% बढ़ी और फीमेल की संख्या 5% बढ़ी तो यह कुल जनसंख्या 10,458 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई? 658 की वृद्धि हुई। ओके यदि इन दोनों की जो परसेंटेज है 5% तो फीमेल बढ़े थे, 5% ही मेल बढ़े थे, लेकिन 3% मेल अतिरिक्त बढ़े। ओके 5% फ्रैक्शन वैल्यू 5% ज्ञात करेंगे 9800, 9800 का 5% होता है तुम्हारा 490, मतलब 490 तो दोनों की बढ़े थे सेम, लेकिन 3% अतिरिक्त बढ़े थे। तो 3% कौन से होंगे? वो 658 थे, 490 गए तो 168 थे, वो 3% थे, मतलब 3% जो अतिरिक्त बढ़े थे। ओके 3% की जो फ्रैक्शन 3% का सोल्यूशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 56, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5600। ओके जो मेल थे ओके वैसे 5600 और फीमेल थी 4200। ओके आगे क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। ओके यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है। ओके तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब फिलहाल में मैन प्लस फीमेल ये दोनों है 15,280। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, पुरुषों की जो जनसंख्या है उसमें 25% की वृद्धि हुई है, लेकिन फीमेल में हो रही है 15% की वृद्धि। जो वृद्धि के बाद कुल इनकी जो जनसंख्या में वो वृद्धि हुई, इन दोनों का अंतर कितना अंतर आ जाएगा? 28, मतलब 8 का 8 और 12 में से 8 गए तो 4 और 11 मतलब 3 में से 2 गए तो 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 17, मतलब 18 5 मतलब 31। ओके कुल वृद्धि हुई उसमें हुई 3148 रुपये, लेकिन हम परसेंटेज को ब्रेक करते हैं। परसेंटेज को ब्रेक करेंगे 15% रेशियो 10% में। ओके इसका मतलब है 15% तो मैंने वृद्धि हुई है, 15% ही फीमेल वृद्धि हुई है। ओके तो 15,280 का 15% ज्ञात करेंगे। ओके तो इसे ज्ञात करेंगे तो 15% 15,280 तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2292 रुपये, मतलब 2292। ओके मतलब 2292 इन दोनों का मिक्सर हुआ, लेकिन 10% अधिक हुआ है। ओके अतिरिक्त कितने हुए? मतलब कुल हुई 3148 वृद्धि, लेकिन 2292 इनमें जब वृद्धि होती है जब इनकी दोनों की परसेंटेज बराबर होती है, मतलब 15% वृद्धि होती है। ओके 856। ओके
कुल जो वृद्धि हुई है अतिरिक्त हुई 856। 856 कितनी हुई है? 10%। मतलब जो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 856 है। ओके, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 100% की वैल्यू हुई 8560। जो मेनों की संख्या है, जो मेन है वो प्रारंभ में है वो है 8560। 8560 मेल है। ओके, तो फीमेल कितनी हुई? फीमेल हुई तुम्हारे 80, मतलब 20, 12 में थे 5 के तो 7 और 15 मतलब 14 में थे 6, मतलब 6720 फीमेल है। ओके, अब पूछा इसमें गांव की वर्तमान, गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान में इनकी जनसंख्या कितनी है? 25% बढ़ी, 8560 मल्टीप्लाई 25% वृद्धि हुई, 25% वृद्धि हुई मतलब हुई 5/4। ओके, माइनस की 6720 मल्टीप्लाई 15% की वृद्धि हुई मतलब हुई 23/20। ओके, सबसे पहले 4 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16 मल्टीप्लाई 5 माइनस की, फिर इसे काटेंगे 0 से 0 2 से काटेंगे इसे, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12 मल्टीप्लाई 23, 0 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 7 दूनी 14 माइनस के 336 में मल्टीप्लाई करेंगे 23 की, 23 जाएगा तुम्हारा 7728, 2972 आ रहा है मेरा आंसर। इसके बाद इतना आ रहा था। सॉरी हर बार हम गलत कर रहे हैं, सॉरी, इसीलिए माफ मांगते हैं। वर्तमान में जनसंख्या मतलब ये वर्तमान में तो पहले दे रखी, ना कि ये बढ़ने के बाद। सॉरी कृष्ण की जो सुन लिया हमने, गलत देख लिया होगा। वर्तमान जनसंख्या दे रखी है वो पहले दे रखी है, ना कि बढ़ने के बाद। बढ़ने के बाद आएगा इनका 2972 अंतर, लेकिन बढ़ने से पहले इन दोनों का जो अंतर आया वो आया तुम्हारा 8560 माइनस के 6720। ओके, 40, 8 और 1, ओके 1840। ऑप्शन नंबर 1 का सही होता है। वो हमने गलत देख लिया, जो वर्तमान की जो जनसंख्या है वह पहले है बढ़ने से पहले, बढ़ने के बाद तो उसकी इतनी होगी। ओके, सॉरी इसके लिए क्षमा मांगते हैं, आपका टाइम बहुत बेकार किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है। मेरे से गलतियां बहुत होती हैं, मैं भी आप ही की तरह एसएससी का स्टूडेंट हूँ। ओके, प्लीज कमेंट बॉक्स में इनका जरूर बता दें कि मैंने वहाँ गलती जरूर की है। ओके, 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11,500 किताबें थी, फिजिक्स और नॉन फिजिक्स फिक्शन। 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में से कुल 12,760 पुस्तकें थी। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई, जबकि गैर फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। ओके, 2015 में लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी? 2015 की पूछा है। ओके, आपको ध्यान से देना, ना कि 2010 की। पहले 2000 मतलब उल्टा पूछा था उसका। जो बुक दे रखी है वो 2 प्रकार की दे रखी है, एक तो फिक्शन बुक, एक हो जाएगी नॉन फिक्शन बुक। ओके, नॉन फिक्शन बुक इन दोनों में 2010 में वो दे रखी 11,500। ओके, 2010 में की जो वैल्यू है 11,500 रुपए, लेकिन 2015 में पुस्तकालय में 2 श्रेणियों में कुल 12,760 हो जाते हैं। ओके, जबकि
सेक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि होती है। तो सेक्शन श्रेणी है इसमें 10% की वृद्धि होती है। ओके, नॉन सेक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि होती है। जैसे वृद्धि के बाद इनकी जो कुल है पुस्तकों की संख्या हो जाती है 12,760 रुपये नहीं 12,760। तो कुल कितनी वृद्धि हुई, इनकी बड़ी हुई, कुल हुई इसमें वृद्धि 260, मतलब कि 1260। कुल जो बड़ी हुई किताबें थी 1260 बड़ी, लेकिन दोनों में ही एक में 10% वृद्धि हुई, एक में 12% वृद्धि हुई। मतलब कि 12% का मतलब है 10% भी वृद्धि हुई है प्लस 2% अतिरिक्त वृद्धि हुई है। ओके, जब हम 11,500 का 10% निकालेंगे, ओके, 11,500 का 10% निकालेंगे, ओके, तो इसका आएगा 1150। मतलब 1150 वृद्धि दोनों बराबर हुई है। ओके, माइनस के 1150 110। जो 110 अतिरिक्त वृद्धि हुई है वह हुई है नॉन सेक्शन में 2% वृद्धि अतिरिक्त होने का कारण। ओके, 2% की जो वृद्धि है वो दे रखिए 110, तो 1% की वृद्धि हुई तो वह हुई तुम्हारी 55। ओके, 1% की वृद्धि हुई मतलब उसका मतलब हो जाएगा 55। तो इसमें पूछा तो लाइब्रेरी में 2015 में कितनी किताबें फिक्शन किताबें थी। ओके, 1% मतलब कि नॉन फिक्शन की जो 1% की वैल्यू हो जाएगी 55, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 5500। ओके, 5500। तो नॉन फिक्शन की जो पहले बुकों की जो 5500 थी, ओके, और फिक्शन की कितनी संख्या थी 11,500 में से 5500 घटाएंगे तो 6,000। ओके, इसमें 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हुई है 600 की। ओके, इसमें हुई है 12% की, 12 60 की वहां से 6 12 60। सर नॉन फिक्शन ही पूछा कि जबकि गैर फिक्शन में से 2015 में लाइब्रेरी में फिक्शन श्रेणी मतलब फिक्शन मतलब इसी को पूछा है, तो 600 और 6,000 मतलब 6600। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 30। ये अलग प्रकार का प्रश्न है। एक परीक्षा में 72%, ये पासिंग वाला, ओके, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसमें पासिंग दी होती है, एक वैल्यू दे रखी है पासिंग की, यहाँ तक पास होना है, इसके आगे कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, कितने बाद में अंक से प्राप्त किए हैं। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 48% सॉरी 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। जब 92% छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे। हर संख्या अपने आप में मतलब हर जो परिणाम होता है 100% होता है, 100% में से 92% तो उत्तीर्ण हुए, लेकिन 8% क्या हुए, वो हुए अनुत्तीर्ण मतलब फेल। लेकिन प्रश्न में अंकों में दे रखा 480 फेल हुए, उत्तीर्ण हुए। 8% की जो वैल्यू होगी 480 होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी 8×48 मतलब कि 60। तो परीक्षा में कितने पुरुष शामिल हुए थे, मतलब 100% की जो वैल्यू हुई वो तुम्हारी 6,000। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं और आपको